जो अभी हम जो दवाइयाँ लगा रहे हैं, जो वैक्सीनेशन हो रही है, जो चाइना की मदद से साइनोफार्म और दूसरी हमारे पास अद्वियात आ रही हैं, तो क्या वो इसको रोकने में मावन होता है? जी बिल्कुल। इसमें ये होता है कि जो शिद्दत की बीमारी है उससे तो बिल्कुल 100% रोक देती हैं ये जो वैक्सीन है, अगर आप लगा ले तो। लेकिन फिर भी लगाने के बावजूद कोविड आपको हो सकता है, बुखार होगा, तबीयत खराब होगी, लेकिन आपको ये नहीं होगा कि आप जान का ऑक्सीजन पे खतरा चले नहीं जाएं, होगा। जान का खतरा नहीं होगा, तो उससे आप बचाव हो जाता है। तो इस वजह से हर एक को लगानी चाहिए, जिसको भी अवेलेबल है। इसके बारे में कोई शुबा नहीं होना चाहिए किसी को, ये आपकी जिंदगी के लिए बहुत अहम है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे याद है जब कोरोना आया था तो आपसे बात हुई थी, आप भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे। फिर वेंटिलेटर्स का एक बड़ा उस वक्त इशू हुआ था कि जी वेंटिलेटर्स चाहिए होंगे। फिर आपने भी इसमें काफ़ी रोल भी अदा किया, अप्रूव भी हुआ, वेंटिलेटर्स की लोकल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई। अब जो इस दफ़ा एक नया जो इंडिया को देखते हुए एक चीज़ आ रही है वो है ऑक्सीजन की कैपेसिटी पाकिस्तान में। फवाद चौधरी साहब ने कहा है, वज़ीर हमारे, कि 90% हमारी कैपेसिटी हो गई है। तो ये जो सूरत हाल है, जो हमने कैपेसिटी बढ़ाई है, उस लिहाज से हम ऑक्सीजन में कहाँ खड़े हुए हैं? बात यह है कि ऑक्सीजन के मामले में अब मामला काफी परेशान कुन होता जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल जो हैं वो 70, 80, 90% तक उनकी कैपेसिटी पूरी हो चुकी है। जितने सिलेंडर्स थे वो सब यूटिलाइज हो रहे हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो लिमिटेड है, दुनिया भर में डिमांड है। तो हमें फौरी तौर पे एनसीओसी, मुझे पता चला है कि ये कोशिश कर रहे हैं कि ऑक्सीजन को बड़े पैमाने पे इंपोर्ट करें। लिक्विड ऑक्सीजन जो है ये -130 डिग्री फ़ारेनहाइट पे होता है, और इसको आप लिक्विड ऑक्सीजन को इंपोर्ट भी कर लें अगर हवाई जहाज से बड़े बड़े कंटेनर्स के अंदर, तो फिर मुल्क के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसकी खास बड़ी व्हीकल्स होती हैं जिनके अंदर ये जैसे पेट्रोल के टैंक होते हैं उस तरह के होते हैं, लेकिन ये मुख्तलिफ किस्म के होते हैं और उसके अंदर ये ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो वो भी चाहिए आपको। सिर्फ आप या फिर सिलेंडर इस तादाद में आ जाएं जिस तादाद में आपकी जरूरत है। आपके अपने पास एक ऑक्सीजन प्लांट, मैंने सुना है स्टील मिल के अंदर एक लगा हुआ था, उसको आप रिवाइटलाइज करके और स्टार्ट कर सके तो उसकी तरफ भी देखा जा सकता है। तो सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया जा रहा है इस वक्त, लेकिन बड़ी सख्त जरूरत है कि हम फौरी तौर पे अरेंजमेंट करें ऑक्सीजन। अच्छा, बड़ा आपने इंपॉर्टेंट जिक्र किया। स्टील मिल में ना 520 टन योमिया की पैदावार का एक है, वो कह रहे हैं कि 40 लोगों की ज़रूरत होगी और 2 हफ्ते में उसको फ़ाल कर सकते हैं। तो यानी उसको भी देखना चाहिए। इसके अलावा मुल्क में और क्या क्या ऑप्शन हैं? इसके अलावा आपके पास जो ऑक्सीजन प्लांट हैं, ज्यादातर तो ऑप्शन इस वक्त जो है वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स को इंपोर्ट करने का है कि बाहर से इंपोर्ट करें, और जो आपकी अपनी कैपेसिटी है वो बहुत लिमिटेड है। तो आप लिक्विड नाइट्रोजन जो प्लांट्स हैं वो तो काफी हैं आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड की प्लांट भी काफी हैं, लेकिन जो ऑक्सीजन की जिस पैमाने पे जरूरत पड़ रही है वो आपके पास मौजूद नहीं है, और इस वजह से आपको फौरी तौर पे बाहर से इंपोर्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। खासतौर पे चाइना से आपको स्पेशल कंसाइनमेंट हवाई जहाज भिजवा के मंगवा लेने चाहिए ताकि वो सारे मुल्क में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी तक जो सूरत हाल है, तो अगर चीन हमारे साथ ना होता तो फिर हमारा क्या होता? अभी तक जो हमने वैक्सीनेशन लगाई है, दुनिया भर में हम बड़े स्लो हैं इस मामले में, और हमने जो अपनी ख़रीदारी है वो तो लेट आ रही है। अगर चाइना के ये 5-5 लाख की कंसाइनमेंट्स ना आती, जो 3-4 आई हैं, फिर क्या सूरत हाल होती? क्या, जिस तरह बिलावल भुट्टो ने तनकीद भी की है कि हेल्थ केयर वर्कर्स को भी हम क्या लगा सकते? अब ये जो वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है, आपने भी कहा कि लंबा है, लेकिन दुनिया के मुकाबले में हम बहुत स्लो जा रहे हैं। इसकी क्या वजह है? उसको कैसे एक्सपेडाइट किया जा सकता है? उसकी वजह यही है कि इस वक्त वैक्सीन की डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई है नहीं। और ये जो चाइना के हैं ये भी इस वजह से हो गया कि पाकिस्तान में एक तो मेरे इदारे ने सीनोफार्म के साथ एग्रीमेंट कर लिया। कराची यूनिवर्सिटी में जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल बायोलॉजिकल साइंसेज है, और उनके लिए हमने क्लिनिकल ट्रायल्स यहाँ शुरू किए और एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि ये तरजीही बुनियाद पर पाकिस्तान को देंगे। एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने इसी तरह इस्लामाबाद में एग्रीमेंट कर लिया कैंसिनो बायो से, वो भी चाइना की कंपनी है, और उसके तहत भी ये तरजीही बुनियाद के ऊपर वो हमें देंगे, ये इसमें लिखा हुआ था। तो और वैसे भी हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं चाइना के साथ। तो ये जो है ये चाइना से सप्लाई, असल में हुआ ये है कि बहुत से ममालिक में जितनी उनकी आबादी थी उसे 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना बुकिंग कर ली पहले से पेमेंट करने के बाद मुख्तलिफ कंपनीज के साथ, और बहुत से ममालिक ने बहुत ज्यादा कीमत में खरीद ली। मिसाल के तौर पे इजराइल ने 100% अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर चुके हैं, वो दुनिया का पहला मुल्क है, और उन्होंने $15 फी डोज एक्स्ट्रा दी है इजराइल ने
जिन कंपनियों से उन्होंने खरीदा है, फाइजर और मॉडर्ना से, और उनके प्राइम मिनिस्टर से पूछा गया कि भाई आपने ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स एक्स्ट्रा क्यों दे दिए, तो उनका जवाब था कि हमारे 2 दिन अगर सनतें बंद रहती लॉकडाउन की वजह से तो उससे ज्यादा नुकसान होता बनिस्बत ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा जो हमने दे दिया है इन कंपनीज को। तो ये दूरअंदेशी से बहुत सारे ममालिक ने बुकिंग करी है और पहले से बुकिंग करी है। पाकिस्तान के साथ इंशाल्लाह चाइना जो है सप्लाई करता रहेगा और ये जल्द महीना 2 महीने के अंदर काफी वैक्सीन आ जाएंगी और सूरत हाल काफी बेहतर हो जाएगी। अच्छा सर, इंडिया वाली जो मिसाल है वो मैं देखता हूँ, क्योंकि इंडिया तो वो भी एक्सपोर्ट करना शुरू हो गया था, उसने भी ये वैक्सीन बनाई थी। अब इंडिया में क्या जो वैक्सीन बनाने वाला मुल्क है जो खुद, और कई ममालिक में अपनी जो डिप्लोमेसी में वो दे रहा भी था और कह रहे थे कि हमने तो हरा दिया, वहाँ पे ये कैसे रिवर्सल हुआ? बात यह है कि हिंदुस्तान की पॉलिसी जो है वो बिल्कुल गलत रही। पाकिस्तान के पास वैक्सीन न होने के बावजूद सिर्फ 5-6 हजार केसेस रोजाना है। इंडिया के पास वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग की बड़ी बड़ी फैसिलिटीज है, वैक्सीन है, लेकिन 3.5 लाख वो कह रहे हैं रोजाना, लेकिन एक्चुअली जो है वो 6 से 10 लाख के दरमियान रोजाना प्रोबेबली है। वजह इंडियन गवर्नमेंट की जो गलत पॉलिसीज है कि आखिरी दिन तक, पिछले 3-4 रोज पहले तक बड़े बड़े जलसे जुलूस करते रहे, रिलीजियस फंक्शंस होते रहे, का जो मेला था वहाँ पे, जी हाँ एग्जैक्टली वो मेला, और कोई ख्याल नहीं किया उन्होंने एसओपीज का, जिसकी वजह से अब वो जाग रहे हैं कि ये क्या हुआ। तो बहुत ही गलत पॉलिसीज रही पाकिस्तान की। इसके मुकाबले में रोजाना के बुनियाद पर एनसीओसी जो है वो लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन, 5 से 10 हजार लोकेशंस रोजाना की बुनियाद के ऊपर लॉकडाउन में रही हैं पिछले 1.5 साल से, तो जिसकी वजह से बहुत कंट्रोल रहा है ये, बिकॉज ऑफ दीज फोकस्ड पॉलिसीज। इंडिया की पॉलिसी जो थी वो सिर्फ जबानी जमा खर्च थी, एक्चुअली कुछ नहीं किया उन्होंने। चलिए सर, ये तो तारीफ़ भी हो गई हमारी और बेहतर भी हो गया, लेकिन अभी भी अवाम अगर एहतियात ना करेंगे तो हमारे भी हालात वही हो सकते हैं। अब ये जो पॉलिसीज़ तो हम ठीक हैं, लेकिन अवाम की जो जिम्मेदारी, जो इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी करनी है। फ़ौज भी आ गई है, वो भी लगी हुई है, अब कहीं कहीं लॉकडाउन्स भी हम लोग शुरू कर दिया, मर्दान में भी हो गया। सर ये तो सारा हो गया, लेकिन इस कोरोना ने एक दफ़ा फिर हमारे जो सिस्टम्स हैं, जो कैपेसिटी है, उस पर क्वेश्चन मार्क्स हमारे रेज कर दिए हैं कि हम हेल्थ में कहाँ खड़े हुए हैं। जो दुनिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों में वी आर लैगिंग बिहाइंड। तो सर इसके लिए क्या करना चाहिए? आप खुद भी, आपकी पूरी उम्र गुजरी है, अभी भी आप कई इनिशिएटिव में आप हैं, इन्वॉल्व भी हैं, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान को सबसे ज्यादा तरजीह जो है वो अपने पॉलिसीज के अंदर तालीम और साइंस और टेक्नोलॉजी को देनी चाहिए, अगर हमको उभरना है और एक नॉलेज इकोनॉमी कायम करनी है। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश की है कि एक नेशनल एजुकेशन इमरजेंसी डिक्लेयर करें, जिसके तहत रिसोर्सेज जो है कम से कम %0.5 सालाना बढ़ाते जाएं जीडीपी का, ताकि हम 5% तक अपने जीडीपी का पहुंच जाएं अगले 5 साल में। इस वक्त कोई 2.5% पर हैं हम, और फिर उसके अगले 5 साल में 7.5% तक पहुंचे। और फिर ये जो है सिर्फ हायर एजुकेशन नहीं, बल्कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टेक्निकल और हायर एजुकेशन और साइंस और टेक्नोलॉजी। और ये भी मैंने तजवीज़ पेश की है कि ₹1 का टैक्स लगा दें कि हर टेलीफोन कॉल पर और हर टेलीफोनिक मैसेज पर, ताकि एक रिसोर्स जनरेशन, और लोगों को ₹1-2 देने में कोई एतराज नहीं होगा अगर टेलीफोन कॉल पे देंगे, अगर उनको मालूम होगा कि ये पैसा अलग अकाउंट में जा रहा है, गवर्नमेंट के कॉफर्स के अंदर, फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास नहीं जा रहा, बल्कि अलग अकाउंट में जा रहा है। और वो जो है एक गवर्निंग बॉडी है जो सिर्फ तालीम पर खर्च करेगी, उसको ओवरसी करेगी। तो इस तरह के, और उसमें जो हमारे मुल्क के नामवर लोग हैं जैसे डॉक्टर अदीब रिजवी हैं और ऐसे लोग हैं, उनको शामिल करें उसकी गवर्निंग बॉडी में, ताकि वो एक ओवरसी करे। तो हमें, आज की दुनिया इल्म की दुनिया है और आगे बढ़ना है तो हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा तालीम, साइंस, टेक्नोलॉजी और जिद्दत तराजी इनोवेशन में। और ये जो डिस्ट्रक्टिव इनोवेशन आ रही है नई नई, जिसमें मसनूई जहानत है, बायोटेक्नोलॉजी है, ये सब चीजें हैं, इनमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मुस्तकबिल इसी से वाबस्ता है। और पाकिस्तान के तकरीबन हमारे 70% आबादी ऐसी है जो 30 साल से कम उम्र की है। यही मुस्तकबिल है पाकिस्तान का, और इसी वजह से सारा जोर हमें आगे बढ़ना है तो एक नॉलेज इकोनॉमी की तरफ, एक इल्म पर मबनी मईशत की तरफ लगाना होगा। क्योंकि आपकी जो इस वक्त एक्सपोर्ट्स हैं वो $25 अरब है, जबकि सिंगापुर छोटा सा 55 लाख आबादी, उसकी $330 अरब। वजह वही कि कुदरती वसाइल की अहमियत कम से कमतर हो गई है, और सबसे ज्यादा अहमियत आज की दुनिया में इंसानी वसाइल की है, जिसमें तालीम, साइंस और टेक्नोलॉजी आते हैं।